अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, क्या हाल हैं आप लोगों के। अच्छा, हमने चैप्टर 3 जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं, इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें से हम इसको मैं गो थ्रू करवा देता हूँ आप लोगों को। तो ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो सी शार्प को यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर लाइन ऑफ टेक्स्ट हमने डिस्प्ले किया। जी। तो हमने देखा कि कंसोल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने हेलो वर्ड हमने डिस्प्ले किया। हमने जो सी शार्प का जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है हमने उसको डिस्कस किया। और हर स्टेटमेंट को हमने उसके अंदर डिस्कस किया कि नेम स्पेसिस क्या हैं और हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से एक नेम स्पेस के अंदर चल रही होती है। कमेंट्स हमने यूज़ किया। आप सिंगल लाइन कमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, बिल्कुल सेम वही स्टाइल जो जावा के अंदर है या सी प्लस प्लस के अंदर आपको मिलता है। तो और इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया था कि इस बुक के अंदर जो है वो आपको इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस या टिप्स वगैरह आपको दी जा रही होती हैं। तो इनको आपने ज़रा केयरफुली आपने इनको रीड कर लेना है, कहीं पे सेपरेटली नोट कर लें। अगर आपके पास बुक हार्ड फॉर्म में नहीं है तो इनको ज़रा आप स्पेशली कंसीडर कीजिएगा। तो अब ये उसी प्रोग्राम का आपका जो है वो वन बाय वन तमाम लाइंस को जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो लाइन नंबर 3 जो है वो हमारे पास यूजिंग सिस्टम की है, सिस्टम डायरेक्टिव है जो नेम स्पेस कहलाती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ब्लैक लाइंस एंड वाइट स्पेसिस इंडेंट कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम को। जो भी स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं किसी ब्लॉक के अंदर आ रही होती हैं तो हम इंडेंट हम कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंडेंटेशन वगैरह जो हम करते हैं ये कोई कंपाइलर की तरफ से कोई बाउंडिंग या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपाइलर अगर आप इंडेंट नहीं भी करेंगे तो कंपाइलर जो है वो उसको बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आप चाह रहे थे उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अ, मतलब कि कंपाइलर जो है बेसिकली वो इग्नोर कर देता है जो वाइट स्पेसेस होती हैं, सी शार्प का कंपाइलर, जावा का कंपाइलर, सी प्लस प्लस का कंपाइलर। लेकिन कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको प्रॉपरली इंडेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पाइथन वगैरह को अगर आप यूज़ करें तो उसके अंदर वो ब्लॉक बनाता ही इंडेंटेशन के साथ है। अगर आप इंडेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक्स जो है वो आपके सही तरह से नहीं बनेंगे और स्टेटमेंट ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल सी शार्प कंपाइलर जो है दैट एक्चुअली इग्नोर्स द वाइट स्पेसिस। क्लास डिक्लेरेशन, नेम स्पेस, क्लास नेम कन्वेंशन, कन्वेंशंस। आपने जो नेम है वो आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे क्लास का नेम। और अगर मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है हमारा क्लास का नेम तो आपने हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपने कैपिटलाइज कर लेना है। तो ये नॉर्मल उसी तरह की कन्वेंशंस जो हम बाकी जगहों पे फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं। और सी शार्प में बेसिकली हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स होते हैं। एक है हमारे पास सिंपल कीवर्ड्स और दूसरे हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल कीवर्ड्स। तो सिंपल कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट वही है जो कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है कि these are basically reserved for some specific purpose by the language developers and builders। लेकिन जो contextual keywords हैं बेसिकली इनके मीनिंग आप कह लें कि वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो सी शार्प के अंदर है कि जिसमें आपने कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स जो हैं वो भी इधर अवेलेबल हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर उसी तरह से आगे यहाँ पे जो है वो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और इस तरह की जो है वो स्टफ आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेन मेथड आ गया जी। मेन मेथड स्टैटिक है। क्यों स्टैटिक है प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो हमने देख लिया। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ पे सारा डिटेल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये भी हो गया जी हमारे पास। और कंसोल की हम क्लास यूज़ करेंगे, उसका राइट लाइन का मेथड है वो हम मेथड यूज़ करेंगे जो कि स्टैटिक मेथड है। स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो वो आप बेसिकली स्टेटमेंट्स के थ्रू आप एक्शन जो है वो आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं। आपको जो जो भी आपको टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए आप कोई वैलिड स्टेटमेंट जो है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स बनेंगे। आप ब्लॉक्स बनाने के लिए आप करली ब्रैकेट्स को जो है वो आप यूज़ करेंगे, करली ब्रेसेस हमारी यूज़ होंगी।
और क्रिएटिंग कंसोल एप्लीकेशन, ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। चेंजिंग द नेम ऑफ द ऐप फाइल, आपने फाइल का अपनी एप्लीकेशन का नाम कैसे चेंज करेंगे वो आपको इधर बता रहा है। और इंटेलिसेंस का कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो इंटेलिसेंस को मैंने आपको यूज़ करके बता दिया अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से आपने इंटेलिसेंस को आपने यूज़ करना है। कंपाइलिंग एंड रनिंग द ऐप, तो आप स्टार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो कंपाइल भी कर देता है और आपके आपके उसको रन भी कर देता है। जी, तो जब आप एक प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद आप जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली उसको वो कंपाइल भी कर देता है और उसको वो उसकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप अपनी कोई डीएलएल फाइल्स वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो वो डीएलएल फाइल्स हम बनाने देखेंगे कि आपने किस तरह से डीएलएल फाइल्स बनानी है, उसके लिए भी हम उसको बिल्ड कर लेते हैं। एरर मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं, अगर कहीं पे कोई आपने कोई सिंटैक्स एरर वगैरह किया है तो वो एरर मैसेज और उनकी लिस्ट जो है वो आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको करके दिखा रहा है, अगर आप सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं तो वो आपको एक एरर लिस्ट में जो है वो आपको बता देगा कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है जी, यहाँ पर आप वो लगाएं। उसके अलावा आप अपनी ऐप जो आपने बनाई है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस वगैरह जो भी आप करना चाहें वो आप करेंगे और फिर से आप उसको रन करेंगे। डिस्प्लेइंग मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो आप टू टाइम जो है वो आप लगा दें, या बैक स्लैश n को आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं जैसे आप सी प्लस प्लस या जावा के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो एस्केप सीक्वेंसेस का बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही तमाम के तमाम एस्केप सीक्वेंसेस बैक स्लैश n बैक स्लैश t a b वगैरह वो तमाम के तमाम जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस इधर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट भी दे रहा है एस्केप सीक्वेंसेस की, इनको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। बैक स्लैश आर है, बैक स्लैश। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आप किस तरह से आप यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग्स अगर आपने प्रिंट करवानी हो तो स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने का प्रोसीजर क्या है, या अगर आपने कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप डिस्प्ले करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाएगा। तो स्ट्रिंग्स को हमने किस तरह से प्रिंट करना है तो वो मैं तरीका मैं आपको बताता हूँ, और एक और हम ऐप को जो है वो हम यहाँ पे डेमो लेते हैं कि आप किस तरह से कुछ वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकेंगे, या आप किस तरह से स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकेंगे। तो मैं उसी एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ जी। ओके जी, हम इसी प्रोग्राम को जो है वो हम मॉडिफाई कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर आपने कुछ वेरिएबल्स वगैरह को अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे और उनको आप डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमने टू नंबर्स को जो है वो हमने यूज़र से इनपुट करवाना है और हम उसके जो है वो सम जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जैसा कि आप बाकी लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं। मैं तो यहाँ पे वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंट num1 कॉमा num2 एंड सम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो मैं इनपुट करवाता हूँ। तो इनपुट करवाने के लिए जो है वो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। वन इक्वल्स टू कंसोल की क्लास है हमारे पास, कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड यूज़ होगा हमारा, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन जो है ये बेसिकली हम इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देख सकें इधर तो ये जो मेथड है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है ना। आप इंटेलिसेंस पे जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही होती हैं उनको थोड़ा सा कीनली इनको ऑब्जर्व किया करें कि कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड है, ये इसकी रिटर्न टाइप है और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और हम इसको स्टोर करवा रहे हैं num1 के अंदर जो कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है। तो अब देखिए कि क्या होता है, मैं इसको सेमीकोलन लगा रहा हूँ तो अब वो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है। एरर आपको किस बात का दे रहा है, अगर आप इसको पढ़ सकें यहाँ पर तो वो इधर लास्ट लाइन के अंदर वो आपको कह रहा है कि नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, के इम्प्लिसिटली जो है वो स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, हमारा जो कंपाइलर है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता इम्प्लिसिटली।
तो इसका मतलब यह है कि जब इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो पा रही, क्योंकि देखें ये मेथड रिटर्न करेगा ही स्ट्रिंग, इसने कुछ और रिटर्न नहीं करना, इसने इंटीजर रिटर्न नहीं करना, इसने फ्लोट चार वगैरह रिटर्न नहीं करना, इसने स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। अब आपको पे डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रिंग को इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराना चाह रहे हैं तो फिर आपको कन्वर्ट करना होगा उसको एक इंटीजर वेरिएबल में, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप वहाँ पर कन्वर्ट की क्लास यूज़ करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट का मेथड होगा। और इसमें से हम इंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर से इंट 32। 32 का मतलब ये है कि आप वो एक इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इंटीजर कौन सा इंटीजर, वो इंटीजर जिसका साइज़ 32 बिट का होगा। 32 बिट मतलब कि वो आपके पास 4 बाइट का इंटीजर होगा। 4 बाइट के इंटीजर में जो है वो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी और उसको वो साइन कर देगा num1 को। तो अब देखें एरर भी हमारा ख़त्म हो गया। इस तरह से हम सेकंड इनपुट लेंगे, तो सेकंड इनपुट हमने num2 के अंदर लेनी है, तो उसके लिए भी फिर हमें यही काम करना होगा कि हमें कन्वर्ट की क्लास यूज़ करनी होगी, कन्वर्ट डॉट टू इन 32। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंसोल को, कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। और जब हमने इनपुट्स कर ली, अब हम इसको सम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंसोल को, कंसोल डॉट राइट लाइन, आउटपुट के लिए हम राइट लाइन यूज़ करेंगे, इनपुट के लिए हम रीड लाइन यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल सम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन डिफरेंट सिंटैक्सेस यूज़ होते हैं, तो हम उन्हीं को सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है किसी स्ट्रिंग के साथ, तो फिर मुझे उसको कंकैटिनेट करना होगा। तो कंकैटिनेशन के लिए मैं प्लस का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ और आगे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जी सम एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो हम इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो ये जी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई, और वो इनपुट का बेसिकली अब यहाँ पे वेट कर रहा है। आप वहाँ पे कोई आउटपुट का कोई मैसेज दे दें तो अच्छी बात है। इस पर आप उसको कुछ यूज़र को गाइड कर दें कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। चले मैं फ़िलहाल वैसे ही नंबर इनपुट कर रहा हूँ, और उसने आपको जो है वो यहाँ पे सम शो करवा दिया। तो हम यहाँ पे अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हम मैसेजेस भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पहले मैसेज भी दे देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर फर्स्ट नंबर सेमीकोलन, और इस स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, चलें जी, ये हमारी अब एप्लीकेशन रन हो रही है जी। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और ये हमें इसका सम मिल गया। अच्छा, अब अगर हम चाह रहे हैं कि जी ये जो नंबर्स हैं इनको भी हम साथ प्रिंट करवा दें, तो हम इन नंबर्स को भी साथ प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास num1 का उसमें है। तो मैं यहाँ पे से कंकैटिनेट करता हूँ सम ऑफ num1, और फिर हम सारे कंकैटिनेट करते हैं एंड मुझे दो नंबर्स चाहिए, उनके दरमियान में मुझे एंड प्रिंट करना है। एंड सेकंड नंबर है हमारे पास num2 के अंदर, और फिर मुझे एक मैसेज चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए इज़ इक्वल्स टू, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर मुझे सम का मैसेज भी मुझे प्रिंट करवाना है, सम। तो मैंने यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स जो है वो मैंने वन बाय वन प्रिंट कर दिए, num1 num2 इज़ सम। तो एक तो हमारे पास जो है वो मेथड ये है कि जिसके अंदर आप वेरिएबल्स को आप कुछ इस तरह से आप प्रिंट कर सकेंगे, और एक और जो हम सिंटैक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। और वो हमारे पास सिंटैक्स ये है कि आप वहाँ पर उनके इंडेक्सेस यूज़ कर लें।
ठीक है, प्लेस होल्डर्स इनको आप कह सकते हैं कि आपने कहाँ पर किस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ ज़ीरो का, सम ऑफ ज़ीरो एंड वन इज़ इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे आप लगा देंगे टू। ये मैंने इंडेक्सेस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लिए, और अब मैं डबल कोटेशन के बाद कॉमा लगा के मैंने तमाम वेरिएबल्स जो है वो मैंने मेंशन कर देने हैं जिनको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे num1 को प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे num2 को प्रिंट करना है, और उसके बाद फिर मुझे सम को प्रिंट करना है। तो मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा जी। अब ये जो सेकंड जो अप्रोच है, इसमें हमने वेरिएबल्स कुछ कोई हमने लिस्ट बाद में दी है, और उसकी प्लेस होल्डर डिफाइन करने के लिए हमने वहाँ पे इंडेक्सेस को यूज़ किया। अब ये जो पहला वेरिएबल है num1, इसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स ज़ीरो आ रहा है, और num2 जो है वो हमारा सेकंड वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास वहाँ प्रिंट हो जाएगी जहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स वन आ रहा है, और सम की वैल्यू जो है वो वहाँ प्रिंट हो जाएगी जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स टू आ रहा है। तो ये इस तरह से हम सीक्वेंस में तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 19, इनकी आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं होगा, जस्ट हमने वहाँ पे डिफरेंट सिंटैक्सेस को जो है वो हमने अप्लाई किया। इसकी आउटपुट देखते हैं जी। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो देखिए रिजल्ट दोनों के आपको बिल्कुल 100% सेम मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का सिंटैक्स कुछ और है, नीचे वाले का सिंटैक्स कुछ और है। तो आप इस तरह से आप इनपुट भी कर सकते हैं, और इनपुट करने के बाद आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप कंकैटिनेशन को यूज़ करना चाहें तो आप कंकैटिनेशन को यूज़ कर लें, या अगर आप इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट बना के अगर आप वेरिएबल्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो सेकंड मेथड है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट मेथड में आपको बार बार कंकैटिनेट करवाना पड़ता है, कंकैटिनेशन करवानी पड़ती है, और अगर वेरिएबल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सेकंड वन जो है ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। अदरवाइज सिंटैक्स हमें दोनों मेथड्स अलाउ करता है, आपको जो कन्वीनियंट लगे, जिसमें आप ज़रा कंफर्टेबल फील करें, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एट रन टाइम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये C#6 से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उससे पहले स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो C# में अवेलेबल नहीं था। तो आप ये किस तरह से करेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर आपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जैसे यहाँ पर उसने एक सिंपल सी एग्जांपल ली, उसने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग के नेम का, उसको कोई वैल्यू असाइन करवा दी, और जब आप उसको प्रिंट करने लगेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को जब आप प्रिंट करवाने लगेंगे, तो आपने तो डबल कोटेशन से पहले जो है वो आप एक डॉलर साइन लगाएंगे। इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें, डॉलर साइन लगाएंगे, और उसके बाद आपने जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है उस वेरिएबल का नाम जो है वो आपने विद इन करली ब्रैकेट्स जो है वो आपने लिखना है। पर्सन वेरिएबल है बेसिकली, और इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या करेंगे, एक डॉलर साइन आप पहले लगा देंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाएगा। तो ये काम हम कैसे करेंगे इसकी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग का XYZ, और फिर आगे हमने उसको प्रिंट करवा दिया, लेकिन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में आपने स्टार्ट के अंदर जो है वो एक डॉलर साइन ज़रूर लगाना है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन को रन करें। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो उसने वेलकम का एक मैसेज जो है वो प्रिंट कर दिया, और उस वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो उसने साथ के साथ जो है वो प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरह से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को इधर यूज़ कर सकते हैं C#6 से। उसके बाद 3.6 के अंदर जो है वो आपको एक अनदर ऐप बता रहा है एडिंग इंटीजर्स। तो ये मैंने आपको इसका डेमो दे दिया है कि आप किस तरह से इंटीजर्स को आप ऐड कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग द इंट वेरिएबल, तो वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है ये मैंने चीज़ आपको करके दिखा दी है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, ये जो कुछ भी आपको हिंट्स मिल रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉम्प्टिंग द यूज़र को आपने किस तरह से प्रॉम्प्ट करना है, आपने वैल्यू रीड कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन के लिए इंट को यूज़ कर रहा है, इन डॉट पार्ट्स का मेथड जो है वो यूज़ कर रहा है। तो इंट जो है वो यहाँ पे एक रैपर क्लास है, और पार्ट्स उसका जो है मेथड है। मैंने एक कन्वर्ट की क्लास को यूज़ किया, तो उस तरह से भी किया जा सकता है। दोनों ही आप कर लें कि अलाउड हैं बाय सिंटैक्स। ओके,
अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि वो जैसे यहाँ पे यहाँ लास्ट पॉइंट के अंदर आपको बता रहा है पॉसिबल एररनेस यूज़र इनपुट। समटाइम ये होता है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, जैसे मैंने ये एक एप्लीकेशन बनाई जो जिसके अंदर हम दो नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, दो नंबर्स हम इनपुट कर रहे हैं और उन नंबर्स को ऐड करके उनके रिजल्ट्स जो हैं वो शो करवाए जा रहे हैं। और सपोज़ करें कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो एप्लीकेशन को जब वो आपने रन किया वो आपसे नंबर पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, और सपोज़ करें कि यूज़र ने यहाँ पर जो है वो कोई अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया। अब देखें, अब हमने उससे डिमांड की थी नंबर्स की, और हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो नंबर्स को ही एक्सेप्ट करता है। और जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है फर्स्ट इनपुट करवाते वक्त हमने कहा है कि जो भी इनपुट हो रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, 2 इन 32। अब यूज़र ने जो इनपुट की वो पी इनपुट कर दी, तो अब वो उस पी को क्या करेगा, पी को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा, कर सकेगा या नहीं? क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसका शायद आस्की कोड उसको कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकेगा। बल्कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका इंटीजर कंपैटिबल होना ज़रूरी है। अगर वो इंटीजर है ही नहीं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट भी नहीं हो सकेगी। मतलब जो आप इनपुट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो इनपुट्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ इस तरह से होंगे। सपोज अगर आपने 5 इनपुट किया तो 5 बेसिकली एक स्ट्रिंग 5 होगा। इस स्ट्रिंग 5 को इंटीजर 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कंपैटिबल है। लेकिन अगर आपने इनपुट करवा दिया फॉर एग्जांपल पी या कुछ भी अल्फ़ाबेट्स, तो अब इसको वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा और वो वहाँ पर आपको एरर दे देगा। तो देखें हम कैसे, मैं यहाँ पे पी इनपुट कर रहा हूँ, तो देखिए उसने यहाँ पर लाइन नंबर 14 को उसने हाईलाइट किया और उसके ऊपर उसने एरर दे दी। और एरर क्या दे रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। ये जो आपने स्ट्रिंग इनपुट की है ये एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कंपेटिबल फॉर्मेट में नहीं है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इंटीजर में। तो जब आप इनपुट्स कर रहे हों तो इस चीज़ का आपने ज़रा ध्यान करना है कि अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में इनपुट्स ना की तो वो आपको एरर देगा। एक्सेप्शंस बेसिकली यहाँ पे जनरेट हो रही हैं क्योंकि ये जो एरर अकर हुआ है ये रन टाइम पर हुआ है और ड्यू टू द रॉन्ग इनपुट ऑफ यूज़र हुआ है, तो इसको हम एक्सेप्शन कहेंगे। और एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, आप प्रीवियस किसी कोर्स के अंदर आपने ऊप के कोर्स के अंदर जो है वो आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर नहीं पढ़ा तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो खैर बहरहाल, तो यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है वो अकर हो रही है, सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि जो इनपुट स्ट्रिंग जो थी वो हमारी कंपैटिबल नहीं थी, वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती थी। तो वो यहाँ पर पॉसिबल एरर्स इनपुट के मुतालिक जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो यूज़र है, एंड यूज़र, वो सही सही इनपुट्स ही कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ हम जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो हम इस चीज़ को लाजमी तौर पर कंसीडर करते हुए बनाते हैं कि यूज़र हमारी रॉन्ग इनपुट भी कर सकता है। उसके बाद अरिथमेटिक्स आ रहे हैं। अरिथमेटिक्स में हमारे पास वही ऑपरेटर्स हैं जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। तो मॉड रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए आप डिवीजन यूज़ करेंगे। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो उसी तरह से हैं जैसे ये यूज़ होते आए हैं। पैरेंथेसिस का यूज़ है, पैरेंथेसिस को यूज़ किया जा सकता है। टू यूजेस होते हैं जी पैरेंथेसिस के। फर्स्ट यूज़ तो ये होता है कि अगर आप लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन से पहले या डिवीजन से पहले जो है वो एडिशन हो, तो उसके लिए आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। आप एडिशन को पहले परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एडिशन वाले पोर्शन को आप पैरेंथेसिस में आप लिख लेंगे। और सेकंड यूज़ ये है कि अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को क्लियर करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, तो फिर उसके लिए भी आप अपने जो नॉर्मल आपका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है वहाँ पर भी आप जो है वो पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सबसे पहले आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड परफॉर्म होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपके पास प्लस माइनस परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट 3.8 के अंदर जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग के मुतालिक बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरह के ऑपरेटर्स हैं जो आप अपने पहले प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो पढ़ते आए हैं। इक्वल टू के लिए आप डबल इक्वल टू ही यूज़ करेंगे, और नॉट इक्वल्स टू के लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन जो है ये आप यूज़ करेंगे। तो ये उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करके दिखा रहा है। तो सिंपली आप
इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इससे भी सिंपल प्रोग्राम बना लें और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। जैसे सपोज करें कि चलें हम यहीं पर ही इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और और उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज ही मैं एक नंबर ले रहा हूँ जी, नाम, और इसको हम इनपुट कर रहे हैं। हम इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और हम इनपुट करवा रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। और उसके बाद अब हम इसको सपोज चेक करें कि जी ये हमारे पास इवन नंबर है या नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ num mod 2 इक्वल्स 0, देन हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन number is even else console dot write line number is odd। ठीक है, सिंपल इवन ऑड जैसे आप लोगों ने पहले भी किया तो उस तरह से ही है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको इफ़ एल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ एल्स को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सपोज ये नंबर मैंने एंटर किया 7, तो आपको बता रहा है नंबर इज़ ऑड, और अगर आप कोई और नंबर इनपुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिल जाएगा। तो चैप्टर 3 जो है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अब आपने चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइजेज हैं दूसरी बुक में से, वो आप लोग लाजमी तौर पर आप इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। काम अब जो है वो पाइल अप होता जा रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा साथ जो है वो सिंक होने के लिए, ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो लाजमी तौर पर परफॉर्म कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।